बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक 4.4 टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। मूवमेंट्स के बारे में हम इससे पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। टर्निंग इफ़ेक्ट्स के बारे में फोर्सेस की, तो यहाँ जो है फोर्स की जो रोटेशन में जो टर्निंग इफ़ेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली टॉर्क वहाँ प्रोड्यूस होता है जहाँ कोई भी चीज़ जो है वो रोटेट कर रही हो, ठीक है। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले दो तीन मिसालें दी हैं। अ डोर हैंडल इज फिक्स्ड ऑन द आउटर एज। जो डोर होता है, सपोज ये डोर है, ठीक है, और ये यहाँ से जो है वो दीवार के साथ लगा हुआ है, तो इसका जो हैंडल है वो इस साइड क्यों लगा हुआ था? भाई इसका हैंडल जो है वो इस साइड भी लग सकता था, ठीक है, बीच में भी कहीं लग सकता था। ये बिल्कुल आउटर यानी जहाँ से ये फिक्स होता है वहाँ से बिल्कुल आउटर साइड की तरफ क्यों लगा होता है। इसी तरह जब हम कोई नट खोल रहे होते हैं तो उसका स्पैनर जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो जितना लंबा होगा, अगर हम इतना सा स्पैनर लेंगे तो नट जो है वो आसानी से नहीं खुलेगा। ये जितनी लंबाई यहाँ मौजूद होगी स्पैनर की जो है, तो नट उतनी ही आसानी से खुल जाएगा। यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े जो ट्रक वगैरह होते हैं उसमें जो स्पैनर होते हैं वो कहना चाहिए कि आधे आदमी के और पूरे आदमी के कद के बराबर होते हैं। उनको इतना लंबा क्यों रखा जाता है, उसकी क्या वजह होती है कि नट वगैरह खोलने के लिए स्पैनर जो है जिससे से जितना जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाए तो वो नट को जो है वो उतनी ही ज़्यादा आसानी से खोल लेता है। मीन्स ये कि ये स्पैनर का आर्म जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी और नट उतनी आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टॉर्क वर्क कर रहा होता है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डोर हैंडल के बारे में पूछा, बताया यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्पैनर वगैरह के बारे में बता दिया, ठीक है। तो आगे डिस्कस किया है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क बेसिकली लैटिन वर्ड है, टॉर्क्यूरे का जो है वो उससे निकला है और टॉर्क्यूरे का मतलब है रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क जो है बेसिकली कंसर्न है किसी भी चीज़ की रोटेशन के साथ। तो यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टर्निंग इफेक्ट, फिजिक्स में किसी भी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, जब फोर्स लग रही हो और वो किसी दूसरी चीज़ पर टर्निंग पैदा कर रहा हो तो वहाँ पर जो है बेसिकली टॉर्क वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो उसको, उस इफेक्ट को, फोर्स के उस इफेक्ट को जो उस चीज़ के ऊपर आ रहा होता है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। ये डिपेंड करती है बेसिकली दो चीज़ों पे। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि फोर्स की मिकदार क्या है, ठीक है। दूसरे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट और फुलक्रम, ठीक है। ये कहने का क्या मकसद है ये हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। ये डोर है, ठीक है। ये इस डोर को छोड़ें, हम यहाँ स्पैनर से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये स्पैनर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। ये जो बात कही जिसको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाता है मोमेंट आर्म, या हम इसको दरवाजे से ही डिस्कस कर लेते हैं, उसमें एक चीज़ और आ जाएगी, ठीक है। ये दरवाज़ा है, ठीक है, और ये इसका हैंडल है और यहाँ जो है ये दीवार से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दरवाज़ा जो है इस तरफ घूमेगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह इस तरफ घूम के इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे फिक्स हुआ हुआ ये लाइन जो है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बेसिकली आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और यहाँ जो है कहलाती है, ये है जहाँ फोर्स लग रही है, ये है लाइन ऑफ फोर्स। और इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर ये लाइन है एक्सिस की, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो इसके ऊपर जो पूरा डिस्टेंस है जहाँ पर फोर्स लग रही है और इस एक्सिस से लेकर इस फोर्स तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली कहलाता है मोमेंट आर्म, ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये दरवाज़ा है, दरवाजे की डायग्राम, ठीक है, ये दरवाज़ा है, ठीक है। ये यहाँ से दीवार से लगा हुआ है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई
और यहाँ एप्लीकेशन और ये फोर्स की, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट, पिवट ये फलक्रम वो जहाँ से वो मूव कर रहा है, तो फोर्स यहाँ लग रही है और ये पिवट है, तो इसके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये कहलाता है मोमेंट आर्म। आई थिंक ये आपके यहाँ जो है वो लिखा नहीं है, लेकिन ये कि ये मोमेंट आर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है या फोर्स एप्लीकेशन है और ये मोमेंट आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो टॉर्क है ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है एक तो फोर्स पे, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम होगी उतना टॉर्क कम होगा। और दूसरा ये कि इसके साथ मोमेंट आर्म के साथ, मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म जितना कम होगा टॉर्क उतना कम होगा, ठीक है। और यही वजह है यहाँ पर स्पैनर वगैरह में कि स्पैनर जब हम आम नट खोलते हैं तो वो उतना लंबा नहीं होता, लेकिन जब हम किसी बड़े ट्रक वगैरह का नट खोल रहे होते हैं तो उसमें जो हम उसके साथ स्पैनर यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके हैंड इतने लंबे होते हैं कि वो पूरे पूरे आदमी के बराबर होते हैं, उस पर चढ़कर जो है ज़ोर लगा रहे होते हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ टॉर्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है, तो उसके लिए मोमेंट आर्म को जो है वो किया जाता है, ज़्यादा बड़ा किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें बताई। उसके बाद आगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। मोमेंट यानी टॉर्क जो है वो बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आप इसको कह सकते हैं टॉर्क जो है वो बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ठीक है। और टॉर्क को इस निशान के साथ जो है वो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फोर्स है और डिस्टेंस है, ये दो चीज़ें, तो इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब कोई रोटेशन होती है, ठीक है, एक चीज़ घूम रही है तो या तो वो यूं घूमेगी, ठीक है, या वो यूं घूमेगी, सॉरी उसकी मूवमेंट यूं होगी, ठीक है, इस तरह घूम रही होगी। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये घड़ी की मूवमेंट है, जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही होती हैं तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इससे उल्टी जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि मूवमेंट आर डिस्क्राइब्ड एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है वो दो किस्म का हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि हम सीसा को देख रहे हैं, टू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द सीसा। इस पे फातिमा इज सिटिंग ऑन राइट साइड एंड फहीम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पिवट। ये पिवट झूला है, ठीक है। व्हेन द क्लॉकवाइज, यहाँ पे यही बताया गया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इसको मैं यहाँ डायग्राम से कर लेता हूँ। यहाँ ये जो है ये फातिमा बैठी है और यहाँ ये कौन, क्या नाम लिया, फहीम बैठा है, ठीक है। जब ये चीज़ नीचे जाएगी और ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, क्योंकि ये यूं हो रही है, ठीक है। और जब ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ नीचे जाएगी तो ये आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, क्योंकि ये इस तरह घड़ी की सुइयों के मुताबिक घूम रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई, व्हेन द क्लॉकवाइज टर्निंग ऑफ फातिमा इज इक्वल। अच्छा, ये तो बता दिया। अब ये बता रहे हैं कि जब क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फातिमा, दोनों की इफेक्ट यानी दोनों का टॉर्क जो है वो बराबर हो जाता है, इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फहीम, द सीसॉ बैलेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इस तरह हो जाते हैं कि ये सीसॉ बिल्कुल बीच में रुक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों तरफ का जो टॉर्क है, दोनों तरफ का जो टर्निंग इफेक्ट है वो बराबर हो गया था। इन दिस केस दे कैन नॉट स्विंग, वो हिल नहीं सकते। उसको हिलाने के लिए ज़रूरी है कि किसी एक तरफ का टॉर्क यानी मोमेंट आर्म तो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि ये तो फिक्स है, किसी एक तरफ की फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक आप फोर्स नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक ये स्विंग नहीं करेगा, ये बैलेंस की सिचुएशन में रहेगा। तो जब कोई भी चीज़ जिसका टर्निंग इफेक्ट जो है वो बराबर हो जाता है, दोनों तरफ का क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट,
ठीक है, दोनों तरफ का टॉर्क जो है वो बराबर हो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो बैलेंस की स्टेट पे आ जाती है, मूव नहीं करती। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई, व्हेन द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऑन अ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, द सम ऑफ clockwise movements about a point is equal to the sum of anti-clockwise movements about that point। ठीक है, तो इसमें ये बैलेंस की स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और यही जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो बराबर हो जाते हैं, तो चीज़ जो है, जो भी चीज़ है जिस पर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, वो बैलेंस पोजीशन में आ जाती है। तो आज हमने अपना टॉपिक टॉर्क जो है वो पूरा कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।